अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। धड़कनों के संग संग रक्स बिस्मिल की कहानी अब हम लोग शुरू से स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसकी किस्त का पहला हिस्सा हम लोग अपलोड कर रहे हैं। पिछली 2 एक साथ हम लोगों ने इसमें डाली थी, तो लेकिन अब इसको हम लोग स्टार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक ज़बरदस्त पड़ने वाले थप्पड़ ने आफरीन यस्तानी के दिमाग की जैसे चूल्हे से हिला दी थी। अभी ठीक तरह से वो हैरान भी नहीं हो पा रही थी कि ज़बरदस्त धाड़ पर उसने हैरानगी से सर उठाकर देखा। तुमने मुझे आज वाक़ई बहुत मायूस किया है। तुम्हारी बड़ी बहन 20 साल से ज़्यादा वक़्त बाहर गुज़ार कर आई है और इधर तुम उसका मंगेतर से छीनने की तैयारी में हो। बहुत एक बेशर्म लड़की हो। ये उसकी माँ थी, मिसेज़ जाफ़र यज़दानी। अपने जलते हुए गाल पर हाथ रखते उसने हैरानी से नम आँखों से अपनी माँ को देखा। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? यिज़्द मेरा कज़न है और सभी जानते हैं कि यिज़्द और मैं बचपन से अंगेज हैं। आप नाइंसाफ़ी कैसे कर सकती हैं? आफरीन यसानी आज ही 10 दिनों के बिज़नेस ट्रिप से वापस आई थी। जब उसने ड्राइंग रूम के सोफ़ों पर अपनी बड़ी बहन आबिश यज़दानी को अय्यज़ के साथ बैठे देखा। अय्यज़ आबिश को अंगूठी पहना रहा था। बीच में टेबल पर शुगन की मिठाई पड़ी हुई थी और साथ में फूलों की गठरी और दोनों फैमिली आपस में हँसी-खुशी मगन थी। किसी को भी आफरीन का ख़्याल नहीं आया था। हकीकत में आए आफरीन और अय्यज़ की बचपन से बात तय थी। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता था कि अय्यज़ उसको छोड़कर उसकी बहन से मंगनी करे? आफ़रीन ने करीब आकर कहा, "अय्यज़, तुम मुझे छोड़कर आबिश से मंगनी कर रहे हो। मैं ऐसा नहीं होने दूँगी।" वो चीखी थी, जिस पर सभी हैरान होकर अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उसकी माँ ने आफ़रीन को रखकर थप्पड़ दे मारा था। "अम्मी प्लीज़ आफ़रीन को मारना बंद करें।" आबिश ने परेशान होकर अपनी माँ को रोका। "ये मेरी गलती है, मुझे वापस ही नहीं आना चाहिए था।" उसके अफ़सरदा तासुरात को देखकर अय्यज़ उठ खड़ा हुआ और उसका हाथ नरमी से थाम कर कहा, "आबिश, खुद को इल्ज़ाम मत दो। ये मेरी ही गलती है। मैंने तो हमेशा आफ़रीन से छोटी बहन की तरह बर्ताव किया है। इसलिए शायद आफ़रीन को गलतफ़हमी हुई है।" आफ़रीन को एज़ के अल्फ़ाज़ सुनकर झटका लगा था। तकलीफ़ की शिद्दत से उसे लगा जैसे उसकी साँस थम जाएगी। "बहन?" इसके होंठ हैरत से अय्यज़ को देखकर हिले। अगर अय्यज़ इसे बहन समझता था तो इसने आफ़रीन से हमेशा साथ रहने के वादे क्यों किए थे? अगर वो इसे बहन समझकर बर्ताव करता था तो क्यों उसे शिद्दत से गले लगाता था? अगर वो इसे बहन समझता था, बकवास बंद करो। इसे वो अल्फाज नाकाबिले बर्दाश्त लगे और वो इसे नफ़रत से भर रहे थे। बकवास तो तुम्हें बंद करनी चाहिए। तुम्हें एहसास है कि तुम्हारी बहन 20 साल कितनी मुश्किल से गुज़ार कर आई है। तुम्हें इसकी छोटी-सी खुशी बर्दाश्त नहीं? ये अय्यज़ की माँ थी, जो नाक की फनक फुलाकर उसे नख़वत से कह रही थी। अय्यज़ की माँ बात सुनकर आफ़रीन को तो हैरत से दंग ही रह गई थी। वैसे भी रवादारी के कुछ असूल होते हैं। वो अपनी बहन की मोहब्बत क्यों किसी की झोली में डालती? वो कोई वली नहीं थी। इस वक़्त अय्यज़ के बाप खड़े हुए। बस तुम्हारी हो गई। अय्यज़ तुम कभी नहीं था, तुम्हारा कभी नहीं था। हमने इसकी ख़्वाहिश पर याविश का रिश्ता किया है। अब जाओ यहाँ से और हमारी नज़रों से टल जाओ। आफ़रीन ने काम कर अय्यज़ की तरफ देखा जो उसकी तरफ से लाताल्लुक़ था। उसने फिर आबिश की तरफ देखा जो उसके करीब उसके हाथों में हाथ दिए खड़े थे। अचानक उसने महसूस किया कि वो एक मज़हक़ ख़ेज़ चीज़ है। ये वो लोग थे जिनकी वो सबसे ज़्यादा परवाह करती थी। फिर भी इनमें से हर एक इस वक़्त आबिश का साथ दे रहा था। आँसू बुरी तरह से उसके गाल पर बह रहे थे। आखिरकार उसने बेदर्दी से उसे अपने आँसू पूंछे और जिन कदमों से आई थी, उन्हीं कदमों से अपना सूटकेस धकेल कर बाहर निकलती चली गई, बिना किसी को देखे। पीछे से किसी ने भी उसे नहीं रोका था। आफ़रीन का सफ़र फिर से शुरू हुआ था। उसे पता नहीं था कि कहाँ जाना है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहाँ जाए। कुछ देर चलने के बाद एक जगह रुककर उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड फ़रिया लियाम को कॉल की थी। "फ़रिया, मेरे पास आ सकते हो? आज कुछ ड्रिंक करें?" उसकी आवाज़ रोने की वज़ह से भारी हो रही थी, जिसे सुनकर फ़रिया को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। "श्योर।" फ़रिया जल्दी राज़ी हो गई। "मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास होंगी।" जल्दी-जल्दी आते हुए फ़रिया मतलूबा भी पर पहुँची तो आफ़रीन पहले ही उसे बोतल रेड वाइन की ख़त्म कर चुकी थी। "तुम बिल्कुल सही वक़्त पर पहुँची हो। चलो मिलकर पिएँ। मैंने एक और बोतल का ऑर्डर दे दिया है। अब तुम्हें तब तक घर जाने नहीं दूँगी जब तक सारी ड्रिंक ख़त्म नहीं होती।" आफ़रीन ने फ़रिया की तरफ बियर की बोतल फेंकी। क्या हुआ है? ऐसा बहुत कम हुआ था कि फ़रिया ने आफ़रीन को ऐसी हालत में देखा हो।
उसकी मुकम्मल हमदर्दी आफ़रीन के साथ थी। अय्यज़ कहाँ है? क्या इसने तुम्हें फिर से नज़रअंदाज़ किया है? फ़रिया ने जैसे ही अय्यज़ का तज़किरा किया, आफ़रीन को लगा जैसे किसी ने तंद तंद छुरी से उसके दिल को चीरा हो। उसने मुझे धोखा दिया फ़रिया, और अब आबिश से मंगनी कर रहा है। आफ़रीन ने उसे हर बात तफ़सील से बताई कि आज शाम क्या हुआ। फ़रिया को ये सुनकर नाक़ाबिले यकीन दुःख हुआ। आफ़रीन और अय्यज़ हाई स्कूल से साथ में ही थे और इसकी मोहब्बत भी बचपन के साथ परवान चढ़ी थी। जब वो बाहर पढ़ने गई थी, अय्यज़ काम में मसरूफ़ रहता था। अब वो जैसे ही बाहर से पढ़कर वापस आई थी, अय्यज़ इसे छोड़कर उसकी बड़ी बहन से मंगनी कर रहा था। दोनों के वालिदैन को वहम-ओ-गुमान में भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो तो जोड़े को दुआएँ भी दे चुके थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग अच्छे से जानते थे कि ये जोड़ा जल्द या बद शादी के बंधन में बंध जाएगा, और अब अय्यज़ आफ़रीन को छोड़कर आबिश से अंगेज हो गया, जिसे आफ़रीन तफ़रीही सनत में तज़हीक का निशाना बन गई थी। ये तो काफ़ी मज़े का ख़ेज़ है। तुम दोनों बहनों को यकसा तौर पर अपने वालिदैन के लिए अहम होना चाहिए। क्या तुम्हारे वालिदैन का दिमाग नहीं है? आफ़रीन ने क्लास पर गिरफ्त मज़बूत कर ली। ये दोनों ही समझते हैं कि आबिश ने काफ़ी तकलीफ़ सही है। अब जबकि वो 20 साल बाद इनको वापस मिले तो वो दोनों इसको हर अच्छी चीज़ देना चाहते हैं। ये सुनकर फ़रिया जैसे बेयकीन थी। लेकिन तुम भी तो इनकी बेटी हो। आफ़रीन ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। हाँ, अब जबकि आबिश वापस आ चुकी है, सब इसका ख़्याल कर रहे हैं, जबकि बचपन से ही सब मेरी अय्यज़ के साथ शादी करवाना चाहते थे, और जब मैं इस मामले में संजीदगी से इन्वॉल्व हो गई, तो सब मुझे इमैच्योर कहने लगे। अय्यज़ ने हमेशा मेरे साथ रहने का वादा किया था, अब उसने भी अपना ज़हन बदल लिया। मुझे इससे नफ़रत है। जुमले के इख्तिताम पर आफ़रीन का जैसे दम घुटने लगा था। वाइन की बोतल थामकर उसने बड़ा-सा घूँट लिया। इस घूँट के साथ उसके मुँह में आँसुओं का ज़ायक़ा भी मिल गया। इस लम्हे उसे थोड़ा-सा चक्कर आने लगा था। इतना ज़्यादा मत पियो, तुम्हारा मीटर बिल्कुल कमज़ोर है। अगर ज़्यादा पियोगी तो परेशानी तुम्हें ही होगी। फ़रिया ने उसकी तवज्जो हटाने के लिए उससे बोतल छीन ली। इसके बाद उसने बिप में नज़र दौड़ाई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो जान-पहचान वाला वजूद देखेगी। हाँ, हई वहाँ देखो। फ़रिया ने आफ़रीन को हल्का-सा धक्का दिया और इसकी तवज्जो उस आदमी की तरफ दिलाई जो कोने पर बैठा था। हालाँकि वहाँ रोशनी बहुत मध्यम थी, लेकिन फिर भी वो आदमी साफ मदहोश-सा बैठा दिखाई दिया था। इसने जो सूट पहना हुआ था, वो बिल्कुल भी उसके मौका की मुनासिबत से नहीं था। आदमी की आँखें मुकम्मल बंद थीं और वो सोफ़े के साथ झुका हुआ था। मध्यम रोशनी में भी उसका चेहरा चमक रहा था। वो जब वक़्तन-फ़वक़्तन घूमने वाली स्पॉटलाइट इस पर चमकती थी, वो इतना पुरकशिश दिखाई देता था, जैसे कोई तराशा हुआ शाहकार हो, जिसे फ़ुर्सत में किसी मुसव्विर ने तराशा हो। एक झलक के बाद आफ़रीन ने अपनी नज़रें इस पर से हटा दी। इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये कितना ही पुरकशिश क्यों ना हो। मैं इस वक़्त बिल्कुल भी किसी चीज़ से लुत्फ़अंदोज़ होने के मूड में नहीं हूँ, भले ही वो आँखों को खुशगवार लगे। मैं तुम्हें ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि ये आदमी अय्यज़ का मामू है। फ़रिया की बात सुनकर आफ़रीन एक लम्हे को जैसे दंग रह गई। क्या तुम्हें यकीन है? अय्यज़ ने उससे अपने पुरस्रार मामू का तज़किरा कई बार किया था। ताहम इसके ये पुरस्रार मामू एक फ़ॉरेन कंट्री में अपनी दवाइयों की कंपनी चलाते हैं, और आफ़रीन ने उसे कभी नहीं देखा था, क्योंकि वो इस मुल्क में नहीं रहते थे। कुछ दिन पहले उसने सुना था कि उसके मामू वापस आ गए हैं। बिल्कुल, मुझे यकीन है। ये मेरे भाई ने बताया था जब उसने उसके एक कॉकटेल पार्टी अटेंड की थी। मैंने सुना था वो बुड्ढा नहीं है और चाल चलने में भी काफ़ी चालाक है। कोई इसका मुकाबिल नहीं है। आफ़रीन की आँखें जैसे ही सुनकर चमक उठी। इसके ज़हन में ख़्याल दौड़ने लगा। वेल, तुम क्या समझती हो क्या होगा अगर मैं अय्यज़ के मामू से शादी करूँ? उफ़! फरिया दंग हुई और वाइन का घूँट मुँह से फव्वारे की तरह बाहर निकला। दोबारा से कहना? आफ़रीन की नज़रें इस वजी और जाज़बे नज़र लंबे कद के शख्स के वजूद पर ठहर गईं। अगर मैं अय्यज़ के मामू से शादी करूँ तो अय्यज़ के रिश्ते में मामी बन जाऊँगी, और ये जोड़ा तो जैसे शर्म से मर जाएगा। आफ़रीन की आँखें किसी अनहोनी से चमकने लगीं। फ़रिया तो इसका प्लान सुनकर हैरान हो गई, और कुछ देर बाद उसने तराइफी अंदाज़ में फ़रीन को थम्स अप दिखाया। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं समझती हूँ ये एक तरह से अच्छा होगा। अय्यज़ किसी तरह अपने मामू से मेल नहीं खाता। हम अय्यज़ के मामू की खूबसूरती और दौलत का भी अय्यज़ से मुआवज़ा नहीं कर सकते। आफ़रीन दंग रह गई। प्रिया बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, लेकिन जो भी कहा था उसने सच कहा था। अगर आपिश अय्यज़ दुरानी से शादी करता है तो आपिश की बैक दुरानी ख़ानदान की वजह से मज़बूत हो जाएगी।
اور یہ ثانی کا آپریشن میں خود اس کی پوزیشن ڈاؤن ہو جائے گی۔ اوکے، میں اب اس آدمی کا دل جیتنے تک جاتی ہوں۔ آفرین نے فریہ سے اس کا پرس چھینا اور اس میں فاؤنڈیشن اور لپسٹک ڈھونڈنے لگی۔ جلدی اس کا خالص چہرہ میک اپ سے چمکنے لگا تھا۔ فریہ نے آنکھیں جھپکی۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ تم اس سے نبٹ لو گی؟ یہ صرف ایک آدمی ہے، کیا نہیں ہے؟ ہم؟ آفرین نے اپنے بالوں کو کندھے کے آگے سیٹ کیا اور اپنا آدھا ریڈ وائن کا گلاس اٹھایا اور اپنی خوبصورت اور ہلکے سے نشے میں چور وجود کے ساتھ تفخرانہ چال سے اس آدمی کی طرف بڑھنے لگی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب جا رہی تھی ویسے ویسے اس آدمی کی خوبصورتی اس پر ظاہر ہو رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آئی برو، سیدھی ناک کی اٹھتی ہوئی چوٹی، صاف رنگ اس کی وجاہت میں اضافہ کر رہے تھے۔ ہائے، معذرت کے ساتھ کیا آپ مجھے وقت بتا سکتے ہیں کہ کیا ہوا ہے؟ آفرین نے اس کے کندھے پر انگلیوں سے دو بار ہلکا سا ضبط کا پایا۔ جب آدمی نے اپنی نشے سے چور آنکھیں ہلکی سی روشنی میں کھولی تو لفظ ڈیول آفرین کے ذہن میں چمکا۔ اس کا ذہن چند سیکنڈز کے لیے جیسے کھو گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ سے اپنے حواس میں واپس آئی تو ہونٹوں پر ایک خوبصورت مسکراہٹ سے جا کر کہا، میرے خیال میں ہماری پہلی ملاقات خوشگوار ہوگی۔ آبرو اٹھا کر شہرام سوری نے سرد انداز میں کہا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، میں علاج نہیں کرتا۔ کیا تم خبتی ہو، ہے نا؟ اس آدمی کے سیکسی ہونٹ سے قدرے ہلے۔ بہرحال اس کے منہ سے نکلے الفاظ انتہائی گھٹیا تھے۔ اس وقت آفرین کا دل چاہا وہ ایک نظر خود کو آئینے میں ضرور دیکھے۔ کیا وہ واقعی خبتی نظر آ رہی تھی؟ کیا وہ خوبصورت نہیں تھی؟ واقعی؟ ویسے بھی مردوں کے خیالات کو سمجھنا ناممکن ہے، ورنہ ایس اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرتا۔ در حقیقت میں بیمار ہوں، میں خبتی نہیں ہوں مگر محبت کی بیمار ہوں۔ آفرین نے اس کے جھٹکے پر جلد ہی قابو پا لیا اور ایک شرمسار سی مسکراہٹ سے جا کر بولی، جب میری پہلی نظر تم پر پڑی تب سے محبت کی بیمار ہو گئی ہوں۔ اس کی بات پر شہرام سوری نے اپنی آئی برو ہلکی سے اٹھا کر اسے ناسمجھی سے دیکھا۔ آفرین نے جلدی سے بات بڑھائی، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ اپنی محبت سے ملتے ہیں تو ایک عجیب سی خوشگواریت محسوس کرتے ہیں، اور اس وقت میں بھی آپ سے مل کر کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی ہوں۔ آلرائٹ، میں سمجھ گیا، اب تم جا سکتی ہو۔ آدمی نے لاپرواہی کے ساتھ اس سے نظریں اٹھا لیں اور اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو آفرین کی موجودگی ڈسٹرب کر رہی ہو۔ اس کے روکھے انداز سے آفرین کو تکلیف ہوئی۔ وہ سڈنی کی خوبصورت لڑکی تھی۔ آدمی کی اس قدر کھلی بے عزتی کرنے پر اس کا جی چاہا دو حرف بھیج کر واپس چلی جائے، لیکن ایس کی مامی بننے کے جنون نے اسے بشرمی سے اس آدمی سے پھر سے بات کرنے پر اکسایا۔ خوبصورت لڑکی، کیا میں آپ کو واٹس ایپ پر ایڈ کر سکتی ہوں؟ خود صفحے پر سست انداز میں آنکھیں بند کیے شہرام سوری اس وقت کافی خوبصورت لگ رہا تھا کہ ایک لمحہ کو آفرین کے دل کی دھڑکن بھی تھم گئی تھی۔ خوبصورت لڑکی، کیا اپنا دے سکتے ہو نمبر؟ خوبصورت لڑکی، کیا اپنا نام بتا سکتے ہو؟ خوبصورت لڑکی، تم آنکھیں بند کے بہت ہی وجیح لگ رہے ہو، اتنے کی عورتیں تمہیں دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ لیں گی۔ اتنی بے شرمی کے ساتھ مسلسل کمنٹ پر شہرام سوری سخت برہم ہوا اور ناگواری سے آنکھیں کھول کر اسے گھورا۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آفرین نے دھندلائی نظروں سے اسے دیکھ کر جلدی سے بات بڑھائی۔ شہرام کے ہونٹوں کے کونے ایک دوسرے میں پیوست ہو گئے، جبکہ مسکراتے ہوئے آفرین نے جلدی جلدی اپنا معافی ضمیر بیان کیا۔ اگرچہ واقعی میں تم سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتی، تو جو کچھ میں نے کہا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ایک بری لڑکی ہوں۔ میں اس سال 22 کی ہوں گا، میں نے نیو ساؤتھ ویلز یونیورسٹی سے گریجویشن کیا ہے۔ میں ایک قابل عورت ہوں جو گھر اور باہر دونوں اچھی طرح کارکردگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ مزید یہ کہ میں اپنے شوہر کا بہت خیال رکھوں گی اور میں بھی اپنا پیسہ کمانے کے قابل ہوں۔ میں صحت مند ہوں اور مجھ میں کوئی بری عادت نہیں۔ سب سے بڑھ کر میں ریلیشن میں سچی ہوں۔ شہرام اسپیچ لیس کھڑا اسے بولتے دیکھ رہا تھا، پھر اس نے اپنی آنکھیں مسنی اور اسے دوبارہ عجیب نظروں سے گھورا۔ آفرین نے اپنا ہاتھ بڑھایا، میں قسم کھاتی ہوں کہ آج سے میں آپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں گی اور اس کا آپ سے وعدہ کرتی ہوں۔ بکواس بند کرو۔ شہرام سوری کی اس بک بک سے تنگ آ چکا تھا کہ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جب آفرین نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ واقعی بہت لمبا ہے۔ وہ 6 فٹ اور 2 انچ کے قریب تھا اور اس کے علاوہ اس کی شخصیت کافی حیرت انگیز تھی۔
अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आओ और कल सुबह 10 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में मुझसे मिलो। इस शख्स ने अपनी जेब में एक हाथ डालकर उसे घूरा था। आफरीन घबरा गई। इसके बाद वो हड़बड़ाकर बोली, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? ये तुम्हें कल पता चलेगा। शहराम सूरी ने पीछे मुड़कर देखा, कहा और मुतकब्बिराना चाल चलता बीप से बाहर निकल गया। कहानी इतनी जल्दी मोड़ खाएगी आफरीन को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो अभी तक खानों सुने पर यकीन किए खड़ी थी कि शायद उसने कुछ ज्यादा ही पी ली है। वो तब तक खड़ी रहती अगर फरिया आगे बढ़कर उसका कंधा ना हिलाती। उसने हमदर्दी से कहा, इतनी अफसरदा मत हो। ये आसान नहीं है किसी अमीर, खूबसूरत और पुरकशिश आदमी के दिल पर कब्जा करना। कीप इट अप। नहीं, मैं इसीलिए बेयकीन हूँ कि उसने मुझे कल सुबह 10 बजे रजिस्ट्री ऑफिस में आने को बोला है। आफरीन चकराते हवास यकजा किए थे। फरिया तो पहले एक जगह सुन खड़ी रह गई, फिर उसके मुंह से हंसी का फवारा सा फूट पड़ा। मुबारक हो फिर तो अय्याज की मेहमानी बनने पर। आफरीन ने उसकी हंसी से सुर्ख होते चेहरे को हैरत से देखा। तुम्हें इसकी बात पर यकीन आ रहा? फरिया ने हल्के से आफरीन के नर्म मुलायम गाल पर पंच मारा था। व्हाई नॉट? प्लीज, तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी को देखकर तो कोई भी दिल हार देता है। अगर मैं मर्द होती तो पहली नजर में ही तुमसे मोहब्बत का शिकार हो जाती। चल चलकर तुम्हारी कल होने वाली शादी की खुशी को सेलिब्रेट करें। आफरीन ने उसे ताज्जुब से देखा। कितने बैग लिए थे फरिया ने जब वो दूर थी और अभी पीने के लिए तैयार थी। ताहम आफरीन ने फिर अब बस कर दी क्योंकि उसका सर मुसलसल चकरा रहा था और भारी हो रहा था। एक विंटरी मौसम आहिस्ता आहिस्ता चलते बेब के दाखिली दरवाजे पर रुक गई। ड्राइवर ने पिछला दरवाजा खोला। शहराम जल्दी से पीछे बैठ गया। उसने अपने सामने के दो बटन खोल दिया और सर सीट की पुश से लगा दिया। क्या मैंने तुमको हदायत नहीं की थी कि उसे चाबी पर कम रखा करो? हादी ने शाइस्तगी पर हादी ने शाइस्तगी से जवाब दिया। हकीकत में ये सूरी खानदान की एक बहुत सस्ती कार है। शहराम सूरी थोड़ा हैरान हुआ। कौन कौन जानता है कि मैं इस वक्त में बोरियन में हूँ? कोई नहीं सवाए बड़ी बेगम साहिबा के। उसकी बात पर शहराम की तनी हुई भवें रिलैक्स हालत में आई। इसका मतलब था अभी जो औरत उसके सामने आई थी वो किसी मंसूबे से नहीं आई थी। कल सुबह होने से पहले मुझे इस लड़की के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन चाहिए। सुबह का सूरज तुलू हुआ। कमरे के पर्दे से छन-छन कर आती रोशनी बेड पर लेटी दुनिया माफिया से बेखबर वजूद के मुलायम चेहरे को हिसार में लेकर मुस्कुराई। आफरीन जो बहुत गहरी नींद सो रही थी, अचानक बाहर से आने वाले शोर पर उसकी नींद में खलल वाक़ हुआ। अभी उसकी आंखें मुकम्मल खुली भी ना पाईं कि अय्यज धड़म से दरवाज़ा धकेलता अंदर दाखिल हुआ और उसके पीछे फरिया उसे मुसलसल रोकने के चक्कर में गुस्से से बोले जा रही है। अय्यज, ये मेरा घर है, तुम इस तरह मेरे घर में ज़बरदस्ती दाखिल नहीं हो सकते। मुझे यकीन था तुम यकीनन यही होंगी। अय्यज ने आफरीन को घूरते हुए कहा जो नींद से भरी गुस्से से सुर्ख आंखें और बिखरे बाल लिए उसे घूर रही थी। आफरीन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया बल्कि उसे गुस्सा और नागवारी से घूरा। मेरे ख्याल से तुम दोनों को मिल बैठ कर बात करके अपना मसला सुलझाना चाहिए। आखिर बचपन का साथ रहा है। ये कहती फरिया दरवाजे से बाहर निकल गई। इसके जाते ही कमरे में खामोशी छा गई। अय्यज बढ़कर बेड के किनारे पर बैठ गया और हाथ बढ़ाकर उसके बिखरे बाल संभालने की कोशिश की जिसको आफरीन ने आधे रास्ते से ही हाथ उठाकर सख्ती से झटका देकर दूर किया। क्या आप जानती हो कि तुम यहाँ आए हो? अय्यज का पुरकशिश चेहरा एक लम्हे को साकित हुआ। तभी उसकी मुट्ठी भींच गई। आफरीन, तुम यकीनी तौर पर कुछ नहीं जानती कि युस्तानी साहब ने 80% कंपनी के शेयर्स आबिश के नाम कर दिए हैं। आफरीन को ये सुनकर यकीनन झटका लगा था और उसके होंठ शौक से पीले पड़ गए थे। ये नामुमकिन है। यही सच है। तुम्हारे डैड ने खुद मुझे बताया था। आफरीन को सारी बात समझने में पल लगा था। उसने सर उठाकर अपने बचपन के अजीज दोस्त को देखा जिससे वो मोहब्बत करती थी। आंसू उसकी आंखों से निकलकर मुलायम सफेद गाल पर बहने लगे। तो यही सबब था जिसकी वजह से तुमने मुझे छोड़कर आबिश को चुना। अय्यज ने नरमी से इसका हाथ थामा। ये सब वक्ती है। मैंने आबिश से मंगनी की है लेकिन इसके साथ शादी के तवालुत पर रखूंगा। जैसा कि तुम जानती हो मेरे डैड की दूसरी बीवी से भी एक बेटा है। अगर मैं उसकी बात नहीं मानता तो वो अपना सब कुछ अपने दूसरे बेटे को दे देते और मैं कुछ भी ना कर पाता। आफरीन, मैं सब तुम्हारे लिए एक अच्छी खुशहाल जिंदगी चाहता हूँ। आफरीन ने अपना हाथ उसकी गिरफ्त से सख्ती से निकाला। तुम 25 साल के हो यस्त। अगर तुमको अपने खानदान की वरासत नहीं मिलती तो फिर भी तुम अपनी मेहनत से अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। इतने तुम सीधे तो हो नहीं। आहिस्ता से नजरों के तासुरात छुपाना आहिस्तगी से उठ खड़ा हुआ और बेबसी से बोला, अपने बैकग्राउंड को मद्देनजर रखते हुए कुछ फैसलों का इख्तियार हमको नहीं होता।
आफ़रीन बिना जो कोई जवाब दिए बिल्कुल ख़ामोश रही। उसने कुछ कहा, कहना फ़ज़ूल जाना। कुछ देर ख़ामोश रहने के बाद अय्यूज़ ने गहरी साँस भरकर कहा, मुझे सिर्फ़ 3 साल दो आफ़रीन। तुम अभी कम उम्र हो, तो मेरा इंतज़ार अफ़ोर्ड कर सकती हो। इसकी बात सुनकर वो जैसे पागल हो गई। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई ऐसा कहने की? ये उसकी खुदपसंदी की इंतहा थी कि वो खुद तो एंगेज्ड है और आफ़रीन को भी अपने इंतज़ार में रखे। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझ बैठे हो? है ना? तूने सिर्फ़ अपने करियर के लिए मुझे छोड़कर आबिश को चुना। कौन जान सकता है कि 3 साल बाद तुम उससे शादी भी करोगे या नहीं? मेहरबानी करके मेरी नज़रों से हट जाओ, मैं तुम्हें और नहीं देख सकती। वक़्त खुद ही तुम पर मेरी मोहब्बत साबित कर देगा। तुम मुझसे परेशान होकर अपने दुःख शराब पीकर मत मिटाओ। ये तुम्हारी सेहत के लिए मुज़र है। अब जबकि आफ़रीन उसकी बात नहीं समझ रही थी कि उसने क्या कहा, उसने उसे सिर्फ़ मशवरा देकर चले जाना बेहतर समझा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर आफ़रीन ने गुस्से से पास पड़ा तकिया उठाकर दीवार पर दे मारा। अपनी सुर्ख होती आँखों के साथ कुछ सेकंड्स के बाद वो उठी और जल्दी से अपनी कमीज़ बदलकर कमरे से बाहर निकल आई। वो चला गया और उसके पीछे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़रिया ने जल्दी से उसे थाम कर रोका। आफ़रीन ने गहरी साँस ली और ताक से, मैं उससे शादी के लिए 10 बजे मिलने को राज़ी हूँ। फ़रिया ने कहा, क्या तुम वाक़ई भी इस पर यकीन है? क्या रात तुमने ही नहीं कहा था कि तुम्हें इस पर यकीन है? आफ़रीन उसकी बात पर दंग रह गई थी। फ़रिया ये सुनकर सख्त शर्मसार हुई। वो तो इसने कहा था कि उनकी रात को मैंने ज़्यादा पी हुई थी। क्या होगा अगर वही संजीदा हो गया? आफ़रीन ने उसे धकेलकर अपने सामने से हटाया और भागती हुई बाहर निकल गई थी। चलें जी, अब इसको फ़िलहाल यहाँ पे इख्तिताम करते हैं और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। अपना ख़्याल रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।